तो इस कहानी की शुरुआत होती है चैंग नाम के एक गैंगस्टर से, जो इस शहर के बाकी गैंगस्टर्स के बीच एक जाना पहचाना चेहरा है। अपनी फाइटिंग स्किल और रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से इस शहर के बाकी गैंगस्टर्स उससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इस शहर में वैसे तो ऐसे कम ही गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने कभी किसी की हत्या की हो, लेकिन चैंग का नाम इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि उसने सबसे कम उम्र में इस काम को अंजाम दिया था। आज वो यहाँ एक माफिया बॉस के फ्यूनरल को अटेंड करने आया है, लेकिन असल में चैंग का इरादा यहाँ रोना धोना या किसी को सांत्वना देना नहीं था, बल्कि वो यहाँ अपने मॉट टारगेट को खत्म करने के लिए आया है। इसके बाद जब यहाँ के ज्यादातर लोग फ्यूनरल में बिजी थे और कोई इस बात को लेकर चौकन्ना नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तभी अचानक से चैंग अपनी गन निकालता है और अपने उस टारगेट माफिया को शूट कर देता है। इस शूट आउट में वो माफिया मौके पर ही मारा जाता है। वहां मौजूद लोगों के बीच इतनी दहशत फैल जाती है कि चैंग बिना किसी परेशानी के आराम से वहां से निकलने लगता है। लेकिन इस शहर की एक पुलिस टीम भी वहां निगरानी के लिए मौजूद थी और इस टीम का बॉस है कैप्टन जोरो, जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक ईमानदार और बेहद दमदार अफसर माना जाता है। पुलिस जब चैंग का पीछा करती है तो वह बाकियों से बचकर भाग निकलने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन कैप्टन जोरो भी कुछ कम नहीं था। उतना ही फुर्तीला, उतना ही खतरनाक। आखिरकार एक जगह जाकर जोरो चैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर शुरू होती है इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट। दोनों की मार्शल आर्ट स्किल्स लाजवाब थी, लेकिन अगर तुलना की जाए तो चैंग की फाइट स्किल्स जोरो से बेहतर थी और इसी वजह से थोड़ी बहुत पिटाई के बाद चैंग उससे बच निकलता है। पर जोरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह दोबारा चैंग का पीछा करता है और फिर से उसे पकड़ लेता है। एक बार फिर हमें दोनों के बीच एक धुआंधार फाइट देखने को मिलती है। इस बार जोरो भी चैंग की ठीक ठाक पिटाई कर पाता है, लेकिन चैंग जोरो के मुकाबले यंग और ज्यादा फुर्तीला था। इसी वजह से वह एक बार फिर उस ईमानदार पुलिस अफसर को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद चैंग अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि उसकी गिनती अब ताइवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में होने लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि चैंग आज भी जिंदा है और ताइवान में ही किसी जगह छुप कर रह रहा है। उसे एक लेडी डॉक्टर किम फोन करके बताती है, तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि अभी कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी ग्रैंडमदर के ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग इस समय अंडरग्राउंड है और इस लेडी डॉक्टर के अलावा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसके बाद जब चैंग उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि ऑपरेशन से कुछ देर पहले ही वो चल बसी थी। चैंग के लिए उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थी क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। चैंग के माँ बाप तो काफी पहले ही मर चुके थे, इसलिए उनकी मौत की खबर से वह इतना ज्यादा टूट जाता है कि अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाता और वहीं हॉस्पिटल में ही फूट फूट कर रोने लगता है। अब क्योंकि चैंग इस देश का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है तो हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए डॉक्टर किम उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल के पास बने एक फूड स्टॉल पर बुलाती है। यहाँ डॉक्टर किम उसे वो बैग देती है जो उसकी दादी मरने से पहले उसके लिए छोड़ गई थी। चैंग जब उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर काफी सारे पैसे और एक पिंक कलर की वॉच रखी होती है। ये वही वॉच थी जो चैंग ने लास्ट टाइम अपनी दादी को गिफ्ट की थी। अपनी दादी की यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए चैंग उस वॉच को पहन लेता है। इसके बाद डॉक्टर किम चैंग को उसके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि उसके लिए एक बहुत बुरी खबर है। यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग को स्टेज 4 का लंग कैंसर है। डॉक्टर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बचपन से ही चेन स्मोक कर रहा है। चैंग डॉक्टर से पूछता है, मेरे पास अभी कितना समय बचा है? डॉक्टर किम कहती है, शायद 3 महीने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों तक भी चैंग की ग्रैंडमदर के मरने की खबर पहुंच चुकी थी, इसीलिए कैप्टन जोरो डॉक्टर किम से पूछताछ करने के लिए वहां आता है। जोरो की कई कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर किम उसे चैंग के बारे में कुछ नहीं बताती। वह ऐसे पेश आती हैं जैसे चैंग को जानती तक नहीं। असल में डॉक्टर किम को लगता है कि अब तो चैंग 3 महीने में मरने ही वाला है, तो वो नहीं चाहती कि वो अपनी बची हुई जिंदगी किसी जेल की सलाखों के पीछे काटे। इसके बाद हम चैंग को एक चाइनीज टाइप के टेम्पल में देखते हैं जहां वह अपने गॉड से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वह चाहता है कि अब गॉड ही उसे आगे का रास्ता दिखाए। वह जानना चाहता है क्या उसे अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए या फिर ऐसे ही कैंसर के साथ जीते हुए 3 महीने तक अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जितनी बार भी उसने अलग अलग तरह से इस चमत्कारी डाइस को फेंका, हर बार
गॉड की तरफ से यही इंडिकेशन मिला कि चैंग को अभी जिंदा रहना चाहिए और हो सके तो किसी खास मकसद के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। फिर अगला दिन आता है और कुछ ऐसा होता है जिससे चैंग को अपनी जिंदगी का वो मकसद भी मिल जाता है। वह अपने किसी काम से एक बैंक में जाता है और वहां दीवार पर लगे एक पोस्टर को ध्यान से देखने लगता है। इस पोस्टर में देश के 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फोटो लगी होती है। इसमें पहले नंबर पर जो क्रिमिनल था उसका नाम था लीलू और दूसरे नंबर के क्रिमिनल का नाम था हंकी। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर का क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि चैंग खुद ही था। ये देखते ही उसके दिमाग में कुछ हन सा बजने लगता है और वह समझ जाता है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। इस पोस्टर में छपे फोटो के मुकाबले फिलहाल चैंग का हुलिया थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो अपने पुराने किसी गैंगस्टर दोस्त से मिलने के लिए जाता है। यहाँ चैंग उसे अपनी जिंदगी का वो मकसद भी बताता है कि वह चाहता है कि 3 महीने बाद मरने से पहले वही इस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बने और इसके लिए उसे जल्द से जल्द पोस्टर पर छपे बाकी दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा। चैंग का यह दोस्त जानता था कि यह उल्टी खोपड़ी का आदमी है, इसलिए वो चैंग को उसके इस पागलपन के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता। फिर अगले दिन वो डॉक्टर किम के क्लिनिक पर पहुंचकर उन्हें उनके बच्चे का बैग और कुछ सामान दिखाते हुए कहता है कि चैंग ने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया है। डॉक्टर को यह बात पता थी कि यह आदमी थोड़ा पागल है, लेकिन इतना ज्यादा ये किम ने कभी नहीं सोचा था और इसी वजह से ना चाहते हुए भी डॉक्टर किम को उसकी मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद चैंग उसके सामने अपनी उस आखिरी इच्छा को बताता है कि किस तरह वो मरने से पहले इस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बाकी के बचे दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा और इस काम के लिए उसे डॉक्टर किम की मदद चाहिए। चैंग को उसके गैंगस्टर दोस्त ने ही बताया था कि डॉक्टर किम उन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती होगी। किम उसे बताती है कि आज से कुछ महीने पहले क्रिमिनल नंबर 2 यानी हंकी का इलाज उसने ही किया था और आज भी उस आदमी को पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो दवाइयां लेने खुद नहीं आता बल्कि अपने गैंग की एक यंग लड़की को भेजता है। उस लड़की का नाम है माय और दुनिया की नजर में दिखाने के लिए तो वो एक सैलून चलाती है। इसके बाद चैंग किम से उस क्रिमिनल नंबर 1 यानी लीलू के बारे में पूछता है। किम कहती है पुलिस वालों की तरह मैं भी उसके बारे में कुछ खास नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो आदमी एक शैतान है। आज से 1 साल पहले उसकी माँ इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस समय उसने अपने बेटे लीलू के लिए एक आखिरी लेटर लिखा था। इसके बाद किम चैंग को वो लेटर पकड़ाते हुए कहती है शायद इस कागज से तुम्हें लीलू के बारे में कुछ सुराग मिल सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद चैंग अपना वादा पूरा करता है और तुरंत ही डॉक्टर किम के बेटे को उसके हवाले कर देता है। इसके बाद चैंग शहर की एक खास लोकेशन पर एक होटल रूम किराए पर लेता है। असल में यह जगह हंकी के छुपने का अड्डा थी, जिसके बारे में उसे डॉक्टर किम ने बताया था। यहाँ से चोरी छिपे वो हंकी और उसके लोगों पर नजर रखने लगता है। कुछ घंटों बाद हंकी अपने आदमियों के साथ आज किए गए मर्डर को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ आता है। यहाँ चैंग की नजर माय नाम की उस लड़की पर भी पड़ती है, जिसे डरा धमकाकर हंकी ने अपने यहाँ काम पर रख रखा था। इस पार्टी में चल रहे दृश्यों को देखकर चैंग इतना तो समझ जाता है कि यह आदमी भी उसकी तरह थोड़ा बहुत साइको ही है। फिर अगले दिन चैंग माय के सैलून पर एक कस्टमर बनकर जाता है। माय को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। लेकिन इससे पहले कि बालों की कटिंग और सेटिंग शुरू हो पाती, अचानक से हंकी अपने आदमी के साथ वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वह माय को साइड करके ब्लेड अपने हाथ में लेता है और बड़े ही सफाई से चैंग के सामने खुद को एक बार्बर जैसा दिखाता है। लेकिन चैंग भी एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, तो वो उसे यूं अचानक सामने देखकर जरा भी नहीं डरता। इसके बाद हंकी उसके साथ जिंदगी और मौत की बहुत ही खतरनाक टाइप की बातें करने लगता है। असल में हंकी को चैंग के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वो यह भी जानता है कि चोरी छिपे ये आदमी उस पर नजर रख रहा है। हंकी का इरादा तो चैंग को मारने का ही था, लेकिन इससे पहले कि वो और उसके आदमी कुछ कर पाते, तभी अचानक से किसी छोटे मोटे केस के चक्कर में पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और हंकी से पूछताछ करने लगते हैं। हंकी के यहाँ से जाने के बाद माय चैंग को समझाती है कि वह हंकी पर नजर रखना छोड़ दे और अगर जिंदा रहना है तो आगे से कभी भी इस सैलून में दोबारा ना आए। इसके बाद जब चैंग अपने होटल रूम में पहुंचता है तो इस कमरे की हालत देखकर वह समझ जाता है कि हंकी अपने आदमियों के साथ यहाँ आया था, इसलिए वह तुरंत ही इस होटल को छोड़कर अपना सारा सामान अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। चैंग ने यह फैसला कर लिया था कि वह आज रात ही हंकी को खत्म कर देगा। इसके लिए वह सबसे पहले अपने कैंसर की मेडिसिन लेता है और फिर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सीधा हंकी के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वह सबसे पहले हंकी के पर्सनल ड्राइवर को मार देता है। फिर वह हंकी को निपटाने के लिए घर के अंदर जाता है। हंकी को भी उसके आने का पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने भी अपनी तरफ से अच्छी तैयारी कर रखी थी। घर के अंदर माय की हालत देखकर हमें समझ आता है कि वह अपनी मर्जी से हंकी के साथ नहीं रहती, बल्कि हंकी ने उसे जबरदस्ती बंधक बना रखा है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जोरो भी इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका है। इन दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को एक साथ देखकर तो
जैसे जोरो की लॉटरी लग गई हो। जोरो भी अपनी टीम के साथ उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर की इस भागदौड़ के बाद हमें पता चलता है कि जोरो यहाँ हंकी को पकड़ने में खास इंटरेस्टेड नहीं था। असल में उसका असली टारगेट चैंग ही था। दरअसल 4 साल पहले चैंग के हाथों मिली हार को वह आज तक नहीं भूल पाया था, इसलिए अब वह चैंग को एक अपराधी के साथ साथ अपना व्यक्तिगत दुश्मन भी मानने लगा है। एक बार फिर से हमें इन दोनों जांबाज फाइटर्स के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार भी जोरो चैंग के सामने कुछ खास टिक नहीं पाता। इस फाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आखिर में कैप्टन जोरो का पैर टूट जाता है, जिससे वह अब चैंग का पीछा नहीं कर पाता। इसके बाद चैंग फिर से अपने असली टारगेट हंकी का पीछा करता है। काफी देर तक चली इस भागदौड़ के बाद आखिरकार चैंग उसे एक वेयरहाउस के पास पकड़ ही लेता है। हंकी की भी मार्शल आर्ट स्किल काफी अच्छी होती है, इसलिए वह चैंग को इस फाइट में कड़ी टक्कर देता है। लेकिन काफी देर तक चली इस घमासान फाइट के बाद चैंग उस पर भारी पड़ता है और हंकी को खत्म कर देता है। इसके बाद चैंग माए से मिलने के लिए वापस उसके घर जाता है। माए भी जानती है कि इस जगह पर रुकना खतरनाक है, इसलिए वह चुपचाप चैंग की बात मानकर उसके साथ चल देती है। इसी रात चैंग हंकी के बाकी बचे खास आदमियों को भी मार देता है, जो भविष्य में माए के लिए खतरा बन सकते थे। पूरी रात की ड्राइविंग के बाद ये दोनों सुबह सुबह एक बीच के पास पहुंचते हैं। माए चैंग को उसे हंकी से बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि किस तरह हंकी ने उसे बंधक बनाकर उस पर अत्याचार किए थे। इसके बाद चैंग उसे अपनी कार देकर यहाँ से वापस जाने को कहता है और साथ ही माए से पुलिस स्टेशन जाकर हंकी के मर्डर की रिपोर्ट करने को भी कहता है, ताकि क्रिमिनल वर्ल्ड में उसका स्टेटस और ज्यादा अपग्रेड हो सके। फिर अगले सीन में हम चैंग को उसके जख्मों की मरहम पट्टी करते हुए देखते हैं। इसी दौरान वह टेलीविजन भी देख रहा होता है, जहां हर न्यूज चैनल में उसकी और हंकी की ही खबरें चल रही होती हैं। यह देखकर उसके मन को काफी सुकून और गर्व मिलता है, लेकिन अभी भी चैंग का मकसद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इस देश का पुराना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू अभी भी जिंदा था। तो अपने आखिरी बचे टारगेट को खत्म करने के लिए चैंग इस शहर से दूर किसी खास जगह पहुंचता है। इस जगह के बारे में चैंग को उस लेटर से क्लू मिला था जो उसे आखिरी मुलाकात में डॉक्टर किम ने दिया था। यहाँ पहुंचकर वह यह लेटर डेस्क पर बैठी एक लड़की को देता है। इसके बाद ये लोग उसे एक असाइनमेंट देते हैं। असल में इस डब्बे के अंदर लीलू की माँ की अस्थियां होती हैं, जिन्हें चैंग को एक खास पते पर पहुंचाना होता है। जब चैंग वह सारी चीजें लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि वह जगह एक मिशनरी है, जहां एक खास तरह का कल्ट चलाया गया था। वहां लोग चैंग का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे खाने को कुछ देते हैं। कुछ घंटों बाद बाकी लोगों की तरह चैंग को भी एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। वहां हम इस मिशनरी के मेन लीडर को देखते हैं, एक रहस्यमयी उपदेशक जो अपने फॉलोअर्स को ज्ञान की बातें बताता है। इस लेक्चर को सुनते सुनते अचानक चैंग की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वह उल्टियां करता है तो उसके मुंह से काला लिक्विड निकलता है। इसके बाद वे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मिशनरी लीडर को बताता है कि चैंग को कैंसर है और उसके पास मुश्किल से कुछ ही महीने हैं। इसके बाद लीडर चैंग को कन्विंस करता है कि वह इस संस्था को ज्वाइन कर ले। बदले में वह अपनी शक्तियों से चैंग को पूरी तरह ठीक कर देगा। लेकिन चैंग तो यहाँ किसी और ही इरादे से आया था, इसलिए वह लीडर की बातों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसके बाद जब चैंग इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वह उस मिशनरी लीडर के पास जाकर अपने यहाँ आने की असली वजह बताता है। लेकिन यहाँ चैंग को पता चलता है कि लूलू तो कुछ साल पहले ही मर चुका है। अपने अंतिम दिनों में उसने भी यह मिशनरी ज्वाइन करके अपने द्वारा किए गए पापों को धोने की कोशिश की थी। इसके बाद वह चैंग को लूलू की कब्र भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर चैंग का मकसद अब पूरा हो चुका था और अपनी बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए वह फैसला करता है कि वह भी इस मिशनरी को ज्वाइन करके अपने बचे कुछ दिन यहीं बिताए। इसके बाद एक रिचुअल के माध्यम से उसे यह मिशनरी ज्वाइन करवा दिया जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब दोबारा से उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो यहाँ यह चमत्कार देखने को मिलता है कि चैंग का कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। चैंग के लिए यह सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वह भी इस मिशनरी की प्रेयर्स में यकीन करने लगा था। फिर खुद को एक अच्छा मिशनरी भक्त बनाने के लिए वह अपनी सारी पुरानी चीजों का त्याग करता है। उसके ज्यादातर कपड़ों और सामानों को जला दिया जाता है। अपनी ग्रैंडमदर के पैसे और घड़ी को वह मिशनरी लीडर को सौंप देता है और अपनी आखिरी चीज गन को वह एक गड्ढा खोदकर दफना देता है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है और अब चैंग को भी इन लोगों की नीयत और काम करने के तरीकों पर पूरा भरोसा हो चुका था। लेकिन एक दिन जब शहर से कुछ नए लोग इस मिशनरी में आए हुए थे, तभी उपदेश के समय एक छोटा बच्चा ठीक वैसे ही काले रंग की उल्टी करने लगता है जैसा आज से 1 महीने पहले चैंग के साथ हुआ था। इसके बाद जब ये लोग उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो चैंग को मिशनरी के बाकी लोगों की बातें सुनकर यह समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ मिशनरी लीडर की ही चाल है। ये लोग जानबूझकर हर नए इंसान को खाने में कुछ ऐसी चीजें खिलाते हैं जिससे कुछ ही घंटों में वह काले रंग की उल्टियां करने लगे। ये डॉक्टर भी इन मिशनरी वालों के साथ मिला हुआ था। चैंग देखता है कि किस तरह डॉक्टर उस बच्चे की मां को फर्जी एक्सरे दिखाकर
बेवकूफ बना रहा है। उसे याद आता है उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था। असल में यह सब कुछ एक बड़ा फ्रॉड था। ये सब सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका था। बच्चे की माँ भी इन लोगों की बातों में आ जाती है और अगले ही दिन मिशनरी ज्वाइन कर लेती है। अपने इकट्ठा किए हुए पैसे और गहने मिशनरी को सौंप देती है। धीरे धीरे चैंग को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। अगले दिन जब उस बच्चे की माँ को रिचुअल के जरिए इस मिशनरी से जोड़ा जा रहा होता है, तभी चैंग वहाँ पहुंचकर यह फर्जीवाड़ा रोकने को कहता है। यह सुनकर मिशनरी लीडर अपना असली चेहरा दिखाता है। अब तक चैंग एक शांत और सीधे साधे इंसान में बदल चुका था और इसी का फायदा उठाकर ये लोग उसे पीटते हैं और जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चैंग अपनी कब्र खुद खोदकर बाहर आ जाता है। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसे धोखा दिया गया है। वह अपनी दफनाई हुई गन को निकालता है और अब वो बदला लेने के लिए तैयार था। वह सीधा लोकी की कब्र पर जाता है और जब वह उस कब्र को खोदकर ताबूत खोलता है तो पाता है कि वो कब्र खाली थी। ताबूत के अंदर रखी एक फोटो देखकर वह समझ जाता है कि मिशनरी का लीडर ही असल में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू है। अब वक्त था कि चैंग बदला ले। वह सीधा मेडिटेशन हॉल में जाकर मिशनरी लीडर पर गोली चला देता है। फिर वहां मौजूद लोगों को उसकी सच्चाई बताता है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार चैंग उस मिशनरी लीडर को जान से मार देता है और फिर उन फॉलोअर्स को भी जो उसकी मौत के बाद मिशनरी को आगे चलाना चाहते थे। अब उसका मकसद पूरा हो चुका था। दोनों मोस्ट वांटेड मारे जा चुके थे और चैंग ताइवान का नंबर 1 क्रिमिनल बन चुका था। अब करने के लिए कुछ खास नहीं बचा था, इसलिए वह फैसला करता है कि वो शहर जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। वह शिप में रहते हुए ही कैप्टन जोरो को फोन करता है और अपने आने की खबर देता है। हार पर पहुंचते ही बिना किसी लड़ाई झगड़े के खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। जोरो देखता है चैंग की आंखों में एक गजब का सुकून है। तब तक मीडिया भी वहां पहुंच चुकी होती है। चैंग सबके सामने हाथ हिलाकर कहता है, मुझे अपने होने के तरीके पर गर्व है। कोर्ट में जब मामला चलता है तो उसकी ब्रूटैलिटी के कारण उसे मृत्यु दंड सुनाया जाता है। जेल में एक दिन उससे मिलने डॉक्टर किम आती है और यहाँ होता है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील। डॉक्टर किम कहती है, तुम्हें कोई कैंसर नहीं था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मुझे क्रिमिनल्स से नफरत है, लेकिन डर के कारण उनका इलाज करना पड़ता है। मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा ताकि तुम सुधर जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पर चैंग, तुम तो एक बड़े वाले आइटम निकले। तुमने अपने लिए जो मकसद चुना वह पुलिस और समाज दोनों के लिए मददगार साबित हुआ। मुझे खुशी है कि मेरे उस झूठ ने तुम्हें सही राह पर ला दिया। मृत्युदंड से एक दिन पहले चैंग से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वह कहता है, मरने से पहले मैं माय नाम की उस लड़की से शेविंग करवाना चाहता हूँ। कैप्टन जोरो माय को ढूंढकर वहाँ लाता है। माय को देखकर चैंग के चेहरे पर जो खुशी थी उससे पता चलता है कि वह माय को पसंद करने लगा था और माय भी उसे एक मसीहा की तरह मानती थी, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने उसे हंकी के कब्जे से आजाद करवाया था। इसके बाद जब वो चैंग की शेव करती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि चैंग को भी इस जिंदगी के खत्म होने का थोड़ा बहुत अफसोस तो है। इसके बाद माय के वहां से जाने से पहले उसे चैंग का बचा हुआ सारा सामान दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चैंग भी यही चाहता था और फिलहाल उसकी नजर में माय ही एक ऐसी इंसान थी जिसको उसके जीने मरने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो दिन आता है जब चैंग को मौत की सजा दी जानी थी। चैंग को यहाँ जहर का इंजेक्शन लगाकर मारा जाना था, इसलिए डॉक्टर उसे इससे पहले बेहोशी की दवा देना चाहता था, लेकिन चैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, मैं होश में रहते हुए खुद अपनी आंखों से अपनी मौत को होते हुए देखना चाहता हूँ। फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि चैंग ने हंसते हंसते इस मौत को स्वीकार किया है और उसके चेहरे की हंसी और आंखों में सुकून को देखकर पता चलता है कि उसे अब अपनी जिंदगी से कोई भी गिला या शिकवा नहीं रहा। और ऐसे ही एंडिंग के साथ यह फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।